साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो गए एज़ आरोपी। आपका दोष नहीं है, पर आपको इन्वॉल्व कर लिया गया और कहना ये है एजेंसी का कि आप मोबाइल फ़ोन जो है रिकवर करो। अब फ़ोन आपके पास में है ही नहीं, वो फ़ोन आप बेच चुके हो, पर किसी ने उस फ़ोन का जो है मिसयूज़ कर लिया। अब दबाव क्या बन रहा है आपके ऊपर कि अगर फ़ोन लेके नहीं आए, तो आपको जो है गिरफ्तार कर लेंगे। या कई बार ये भी हो सकता है कि आपकी सिम जो है इन्वॉल्व है किसी क्राइम में। पर उस सिम को आप एक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं या सिम को आप डिस्पोज़ ऑफ कर चुके हैं, इसके बावजूद भी वो सिम जो है किसी क्राइम में यूज़ हो गई। तब क्या करें? क्या होंगे बचाव और किस प्रकार जो है प्रोसीड करना है? तो ये जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल है, एक-एक बात को जो है हम समझते हुए चलेंगे। देखिए बेसिकली जब भी यह आरोप होता है किसी व्यक्ति विशेष पे कि उसने क्राइम किया है और क्राइम किया है बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं मोबाइल फ़ोन का और सिम का और अगर वो कंसर्न इंस्ट्रूमेंट या टूल जो है रिकवर नहीं हुए हैं, तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको डैमेज हुआ है। तो क्या करेगा एजेंसी? उस कॉन्टेक्स्ट में एक पाथवे तैयार करेगा, जिसको हम कहते हैं फॉरेंसिक की भाषा में डिजिटल पाथवे। उसके बेसिस पे एविडेंस जो है कलेक्ट की जाएगी, साइकिल जो है कंप्लीट किया जाएगा और उसके बेसिस पे ही निष्कर्ष निकालते हुए जो कंसर्न आरोपी है, उसको चार्जशीट किया जाएगा। अगर डिवाइस जो है रिकवर नहीं हुआ है, तो बहुत लाज़मी सी बात है कि उसमें क्या डेटा था, वो रिकवर नहीं हुआ। जब तक डेटा रिकवर नहीं होगा, प्रॉपर डेटा का माइनिंग नहीं होगा, प्रॉपर डेटा का क्रैबिंग नहीं होगा, तो वहाँ पर दिक्कतें काफ़ी हैं एफएसएल के लिए भी, दिक्कतें काफ़ी हैं प्रोसिक्यूशन के लिए भी, टू कंप्लीट द चेन। क्योंकि डेफिनिटली फ़ायदा लेगा कंसर्न्ड अक्यूज़्ड। कुल मिलाकर के अगर एफएसएल प्रॉपर नहीं है, हैश वैल्यू प्रॉपर नहीं है, इवन कंप्लायंस नहीं हुआ धारा 63 बीएसए का, तो वहाँ पर अक्यूज़ जो है बेनिफिट लेगा। तो ये बेसिकली क्या करते हैं टू चार्जशीट द कंसर्न्ड अक्यूज़, जो उसके डिजिटल फुटप्रिंट है, उसके बेसिस पे साइकिल को जो है कंप्लीट करते हैं और कंसर्न्ड जो अक्यूज़ है, उसे जो है चार्जशीट करते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या एविडेंस जेन्युइन है? क्या आईपी ट्रैक जो है प्रॉपर्ली रिकॉर्ड पे आया है? क्या लिंकिंग एविडेंस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड पे आई है? कहीं ये तो नहीं कि एविडेंस को बनाया गया है, ग्राफ्ट किया गया है, एविडेंस कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। और कई बार ये भी होता है कि सीडीआर, कॉल लोकेशन और जो ट्रांज़ैक्शन हुए हैं आपके बैंक खाते में, ये भी बनते हैं एक बेसिस टू कनेक्ट यू विद द क्राइम। तो कुल मिलाकर के जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस फाइल पे आ रही है, ऐसी एविडेंस जो डायरेक्ट तो नहीं है, पर उससे आपको लिंकअप किया जा रहा है। अगर वो एविडेंस कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उनका चेन जो है कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वो एविडेंस प्रॉपर नहीं है, देन डेफिनिटली वी कुड हैव द बेनिफिट। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह की स्थिति है, तो वहाँ पर इमीडिएटली बेल को मूव नहीं करना है। सबसे पहले ये देखना है कि जो प्रोसिक्यूशन है, वो प्रोसेस फ़ॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, जो इस तरह के मामले हैं, उसमें जो भी आरोपित सेक्शन है, अगर पनिशमेंट 7 साल तक का है, तो वहाँ पर ड्यूटी है कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की कि वो कंसर्न अक्यूज़ को नोटिस दें धारा 35 सब क्लॉज़ 3 बीएनएसएस में या धारा 41 ए सीआरपीसी में। अगर नोटिस नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर ज़रूरत है एक्शन लेने की हमें हमारे पार्ट पे। हमें करना क्या है? या तो हमें मूव करना है एंटीसिपेटरी के लिए या हमें जाना पड़ेगा हाई कोर्ट क्वेश्चनिंग के अंदर और हमें कोर्ट से निवेदन करना पड़ेगा कि जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई गैर कानूनी है, प्रोसेस का अब्यूज़ है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस अपना रहा है एजेंसी, जो प्रोसेस का अब्यूज़ है, तो वहाँ पर हाई कोर्ट जो है इंटरवीन कर सकता है एज़ पर सेक्शन 5 टू 8 ऑफ बीएनएसएस। इसके अलावा बगैर घबराए, आप अपना ज्ञापन जो है ज़रूर सौंपें। आप ये शो करें कि आप बोनाफाइड हैं, आपने कोई इल्लीगल एक्ट नहीं किया है। अमूमन होता क्या है कि आप बगैर तैयारी के केस में करते हैं पार्टिसिपेट, जब तैयारी होती नहीं है, हमें नॉलेज कानून की होती नहीं है, तो वहाँ पर अनुचित दबाव हमारे पे बनाया जाता है और कई बार ऐसा भी स्थिति आ जाती है कि हम पर कन्फेशन का या ऐसे कोई स्टेटमेंट का दबाव बनाया जाता है जिसके लिए हम लीगली बाउंड नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह की स्थितियों में आप कंसल्ट ज़रूर करें वकील साहब से और आपके विधिक अधिकार क्या हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आप कन्फेशन के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते, अगर बाध्य किए गए हैं, तो आपको दाखिल करनी चाहिए आपत्ति टू द हायर अथॉरिटी इवन टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट एज़ पर सेक्शन 23 ऑफ बीएसए। इसके अलावा आप निर्भर कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट पे, जिसका स्पेसिफिकेशन है 2016 एससीसी पेज 277। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप ये भी डिफेंस जो है ले सकते हैं कि आपको ये जानकारी नहीं है कि ये पैसे हमारे खाते में कैसे आए। बेसिकली यू में शो दैट कि हमारा अकाउंट का जो है मिसयूज हुआ है, वी नेवर प्रोवाइडेड आवर अकाउंट एज अ म्यूल अकाउंट। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में धारा 63 बीएसए। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल है हैश वैल्यू के, उसकी कंप्लायंसेस हुई है या नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है, डेफिनिटली वी कुड हैव द बेनिफिट। अगर कंसर्न जो एजेंसी आपको परेशान कर रही है, आपका कोई रोल नहीं है और आप दे चुके हैं एक स्पष्टीकरण जिसका है प्लॉजिबल इफेक्ट, उसके बाद भी परेशान कर रहे हैं, देन वहाँ ऑप्शन हम लेंगे बेल का। पर इससे पहले हमें बेल में जाना ही नहीं है। जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान हम खा जाएंगे।
कुल मिलाकर के प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए, आपके अधिकार क्या है ये आपको क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर है देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो कुल मिलाकर के हम लोग सम अप कर सकते हैं, अगर कोई फ़ोन रिकवर नहीं हुआ है या कोई सिम रिकवर नहीं हुई है या उसको हम डिस्पोज़ ऑफ कर चुके हैं पहले ही, तो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा एक स्पष्टीकरण विथ प्रॉपर एविडेंसेस। क्लियर बात है? कुल मिलाकर के आपको ये शो करना है कि यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस केस, इवन यू नेवर कॉन्स्पायर्ड रिगार्डिंग द सेड क्राइम। अगर आप अपने स्पेसिफिकेशन को रिकॉर्ड पे नहीं रख पाते हैं या आपका स्पष्टीकरण का प्लॉजिबल इफेक्ट नहीं है या आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, तो वहाँ नुकसान खा जाएँगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने फ़ोन को जो है बेच दिया, अब हमारे पास एविडेंस ही नहीं है किसको बेचा, कब बेचा, कहाँ बेचा, तो वहाँ मात खा जाओगे। इसलिए जब भी फ़ोन को बेचो, एविडेंस को बनाते बेचो। जब भी आपका सिम खो गया है या सिम जो है आपका डिस्ट्रॉय हो गया है, भले ही आप ही के पार्ट पे हुआ हो, इस मैटर को ज़रूर इन्फॉर्म करो, कंसर्न्ड पुलिस को भी और कंसर्न्ड सर्विस प्रोवाइडर को भी। देखिए गलतियाँ होती हैं बहुत छोटी, पर जब क्राइम में हमारा आता है इन्वॉल्वमेंट, तो वहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा हमारे लिए हो जाती हैं। अगर आपकी एविडेंसेस हैं, प्रॉपर हैं, जिसको आपने एक्नॉलेज भी किया है, सबमिट भी किया है, तो वहाँ पर चांसेस बनते हैं बचने के। पर अगर आपकी एविडेंसेस नहीं है, आपका डिफेंस व्यू नहीं है, आपके डिफेंस का प्लॉजिबल व्यू नहीं है, तो आप कैसे बच पाओगे? इसलिए वर्कआउट करना पड़ेगा तभी बच पाएँगे, अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो मारे जाएँगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी टू डिफेंड प्रॉपर्ली इन अ फॉल्स केस वेयर इन यू आर इम्प्लिकेटेड एंड देयर इज़ अ प्रेशर माउंटेड ऑन यू कि आप डिवाइस रिकवर करो या सिम को जो है रिकवर करो, तो वहाँ पर करना क्या है? और इसके अलावा एक बात जो है नोट डाउन कर लीजिए कि अगर पुलिस जो है दबाव बना रही है अनुचित, आपको हैरेस कर रही है, तो आप इन्फॉर्म कीजिए मैटर हायर अथॉरिटी को और कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो आपसे रिश्वत की माँग कर रहे हो। तो वहाँ पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं सीबीआई को या एंटी करप्शन को टू प्रोसीड अगेंस्ट देम। तो कुल मिलाकर के ये आपके अधिकार हैं। आपको समझना होगा, अगर हम प्रॉपर्ली प्रोसीड करेंगे तो बच पाएँगे, अगर प्रोसीड प्रॉपर नहीं करेंगे या हमारे पैटर्न्स जो है ज़िगज़ैग है, तो वहाँ हम बच नहीं पाएँगे। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय राम जी की।